बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। तवानाई वो बेसिक बुनियादी इंग्रेडिएंट है जिसके ऊपर इस वक्त दुनिया कायम है। रेपिटेशन का रिस्क लेते हुए मैं फिर एक दफ़ा ये बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये इस वक्त जो तरक्की का बोनंजा हम सारा देख रहे हैं, इट्स अ मैरिज बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड इंटरनल कंबस्शन इंजन, और इसी से सारा जो है सिलसिला वो चलता है। सारी तरक्की वेस्ट ने इस पे की, बल्कि हाइड्रोकार्बन से पहले जो फॉसिल है वो तो कोयला भी इस्तेमाल करते रहे। जो इंग्लैंड में आप लंदन जाएं, जो आपको ट्यूब में आप सफ़र खुश होके करते हैं, वो कोयले की कान थी शुरू में, वहाँ से वो निकालते रहे करने के लिए। तो फॉसिल में कोयला भी उन्होंने बड़ा यूज़ किया। लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के का जो फ्लिप साइड है वो क्लाइमेट है, जिसमें कैजुअल्टी होना शुरू हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ब्ला ब्ला। ह्यूमन लाइफ सस्टेनेबल नहीं रहती प्लेनेट के ऊपर अगर ये चलता रहे। तो ये ख्याल आया कि इसको दुरुस्त किस तरह किया जाए और कम किस तरह किया जाए। अब वेस्ट जो है वो ख़ुद तो तरक्की कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि इसको मिटिगेशन करें सारे, कि जब मज़ीद गंदा ना करें आप अपने आप को। वैसे ही कोई इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मज़ीद गंदा नहीं करेंगे तो अब रिन्यूएबल्स बहुत आए हुए हैं, यू कैन जस्ट रिप्लेस इट। बट फिर भी ये एक आर्गूमेंट चलता है फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कि हमें भी जो है वो मौका होना चाहिए कि हम सस्ते फ्यूल यूज़ करें वगैरह वगैरह, या आप हमारी तरक्की को कंपनसेट करें। तो कंपनसेट करने वाली बात तो इस वक्त ग्लोबली वो फाइनेंस शायद पॉसिबल ही ना हो फॉर वेरियस रीजंस। बहुत से सनसेट बड़े इकट्ठे हो रहे हैं वेस्ट के और फ्यूल के भी एंड ऑल दैट, बट वो एक मार्केट मैकेनिज्म के ज़रिए आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि कार्बन क्रेडिट सिस्टम हम आपको देते हैं। कार्बन मार्केट जो है, ये मार्केट जो है ये स्टेबल है, ये वाइबल है, इसमें ट्रस्ट है। और किसी वक्त अगर ये मार्केट के बहुत से शेयर कोई एक बिल गेट ही ख़रीद ले ये कोई, तो क्या वो एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस के ज़रिए छोटे छोटे मुल्कों को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता? इसका क्या फ्रेमवर्क है और वो क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसको मद्देनज़र रख के कंट्रीज़ जो हैं वो आगे भी चलाएं, इनजस्टिस भी ना हो, ग्लोबली भी इनजस्टिस ना हो उसकी, और वो सारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्लाइमेट को जो है एक कॉइन की दो साइड्स जो हैं उनको इकट्ठा एज ए ह्यूमैनिटी हम अचीव कर सकें। अब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ लगती है, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं है। सिंपल इसका मतलब ये है कि आप गंदा ना करें, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करें, और आपके साथ इनजस्टिस भी ना हो। सिंपल इसका मतलब ये है, और इसके लिए फ्रेमवर्क हो। हमने इस चीज़ को समझने के लिए एक बड़े एमिनेंट गेस्ट को जहमत दी है बुला के, ताकि वो इस चीज़ को समझा सकें। हमारे साथ आज NRSP के जो लीड एनर्जी साइड को देखते हैं इसी सारे प्रोग्राम को, और जो मार्केट है कार्बन की सारे, वो मौजूद हैं जनाब सुहेल मकबूल मलिक साहब। मलिक साहब थोड़ा सा ये इस पर बताएं जो हमने बात की है, फिर आपसे हम थोड़ी सी इसको फर्दर डाइसेक्ट करने के लिए, ताकि लोगों को समझे, कुछ और चीज़ें भी पूछेंगे। बहुत शुक्रिया जी मुझे मदऊ करने का, और आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये लाइट में आया है पिछली कॉप से। पिछले कॉप में बाकू में, अगर आपको याद हो, तो आर्टिकल 6 को पहले ही दिन मंजूर कर दी। ये पीछे काफ़ी देर से ये प्रोसेस चल रहा था। लेकिन पहले मेरा ख्याल है कॉन्टेक्स्ट सेटिंग आपने जो जिस तरह माशाल्लाह आपने शुरू किया, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू किया। मैं इतनी लंबी हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे पास और माशाल्लाह चीज़ें हैं डिस्कस करने की। लेकिन एक चीज़ आप देखें जी कि जो पेरिस डिक्लेरेशन में दो चीज़ें थी, और ये दो चीज़ें मैं आगे चल के मार्केट के हिसाब से बताऊंगा। एक तो ये था कि सब इकट्ठे आके साइन किया, उसमें क्या था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बड़ा वेरी मच। कि जो लफ्ज़ है ना डिफरेंशिएटेड, इससे ये चीज़ एग्री हुई थी कि कुछ लोग जो आपने पहले जिक्र किया वो तरक्की की राह पे आगे निकल गए। अब जो पीछे रह गए हैं इनके दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे, उनकी तरक्की की कॉस्ट हम पे कर रहे हैं सारे, और हमसे भी तरक्की करनी है। सो ये पैराडॉक्स है कि आपने तरक्की भी करनी है, आपने कार्बन्स को भी मिटिगेट करना है। अच्छा,
ये तो एक चीज़ होगी जी। अब ये जब हुआ है ना जी पेरिस डिक्लेरेशन, इससे पहले UNFCCC के थे IPCC, अगर आपको याद हो। मुझे याद इनकी एनुअल रिपोर्टिंग, एनुअल नहीं सॉरी, इनकी थी रिपोर्ट्स आती थी, दे वर कॉल्ड ARs। ये पहली रिपोर्ट आई है 1990 में, और 5 साल बाद अगली आई है 95, उसके बाद ये 6-6 साल के वक्त के बाद आई है। मैं सिर्फ अगर 2 रिपोर्ट्स देखूँ ना, पहली रिपोर्ट और जो भी आखिरी आई है, इन 2 का मैं अगर मुआवजा करूँ तो एक चीज़ सारी चीज़ कहानी को खोल के रखती है कि आप पहली रिपोर्ट में देखें कि 1990 में 0.5 डिग्रीज टेम्परेचर ऊपर जा चुका था इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से, और हमने क्या कमिट किया आके 2015 में कि हम इसको 1.5 डिग्री में लिमिट करेंगे और 1.5 डिग्री पे कैप करेंगे। अब 0.5 डिग्रीज 1990 में ऑलरेडी हो गया था। अब आए आप आखिरी रिपोर्ट पे, उसमें 1.1 डिग्री, ये 2021-22 की रिपोर्ट है, सॉरी 22-23 की रिपोर्ट है, उधर 1.1 डिग्री हो गया था। आप देखें कि इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्योटो हुआ है, बाकी चीज़ें हुई हैं, दुनिया जाग गई जनाब, आगाही आ गई, अब सब लोग जो है कैसे हम इसको कम करें वो शुरू हो गया। और इसके अलावा 2019 में कोविड हुआ, और उस कोविड के दरमियान कुछ बेहतरी हुई, मतलब आसमान साफ हो गया। सडनली आपने देखा कि हर चीज़ आपको वाज़ेह, जिस तरह लगता है ना ऐनक लगा के, तो आपको सारी चीज़ क्लियर नज़र आनी शुरू होगी, क्योंकि फिज़ा सारी बदल गई। वो 2 साल वो हमने बड़े गोल्डन देखे कि कोई पोल्यूशन नहीं थी, कोई इमिशंस नहीं थी। उसमें ये क्या हुआ है, उसके बावजूद जो आखिरी रिपोर्ट कहती है 1.1 डिग्रीज ऊपर चला गया, यानी कि आपने 0.5 से डबल से ज़्यादा कर दिया। अब इसी को अगर मैं कहूँ कि यार उस वक्त यार्ड स्टिक रखूँ, तो ये जो हमारी है ना नेट ज़ीरो की 2050, उस वक्त हम क्रॉस कर जाएंगे 2.2 डिग्रीज। अगर मैं उसी पे चाहूँ कि अगर 0.5 से 1.1 हुआ, तो अगर मैं नेक्स्ट 30 ईयर्स पे जाता हूँ, 22 से 50 तक जाता हूँ, तो ये 2 डिग्रीज क्रॉस कर जाएगी। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना भी हुई तो नहीं भी हुई। अच्छा, इसमें ये बहुत हद तक मुमकिन है। मैं रीज़न इसलिए बताता हूँ, देखें आपके जो मेजर सिंक था अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन फॉरेस्ट का, ये सिंक कहलाता था बिगेस्ट सिंक ऑफ द वर्ल्ड। ये बिलियन में ये सिंक करता था, अब ये बिलियन में एमिट कर। ठीक है जी। इसके अलावा 8 टिपिंग पॉइंट्स है, जो ग्रीनलैंड से शुरू होते हैं, वो एमॉक है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। वो सारी चीज़ें बता रही हैं कि टिपिंग पॉइंट्स क्या है, कि आपके STPI का ये कि अनसस्टेनेबल, यानी कि वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। क्या हुआ कि अगर आपकी आइस शीट सारी ख़त्म हो गई नॉर्थ पोल की, और उधर उस साइड पे आइस शीट्स, आपके ग्लेशियर जो हम वी आर द होस्ट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ग्लेशियर 7000 से ऊपर ग्लेशियर्स हैं हमारे पास। वो ग्लेशियर अगर मेल्ट हो गए तो ये 7 to 10 मीटर सी राइज करेगा। तो ये आपने अगर मूवी देखी हो जो जिसमें पानी, कराची, बांग्लादेश, थाईलैंड, बॉम्बे, ये सब डूब जाएंगे, और वो भी नहीं रहे। अच्छा, मेरे जो सारा 10 मीटर्स, 7 to 10 मीटर्स, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये वन ऑफ द टिपिंग पॉइंट्स है। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक तरफ वो है, एक तरफ आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है। अब तीसरा डायमेंशन अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा डायमेंशन है कि 2050 तक 2 बिलियन लोग और हो जाएंगे, आबादी आपकी 2 बिलियन बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपके एमिटर्स 2 बिलियन और ऐड हुए आपकी पॉपुलेशन में। तो आपको ये नहीं है कि आपको अभी जो है ब्रेकें लगानी है, आपको रिवर्स करना है कि आपने 2 बिलियन के लिए भी जगह रखनी है कि जो एमिट कर रहे हैं वो भी ना एमिट हों। अगर आपने उसको उसमें रखना है, कैप में करना है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो मार्केट्स हैं, मैं वापस सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ, मैं इस पे मैं आई कैन स्पीक फॉर अनदर आवर सो, आपके साथ मैं गपशप में मैं सारी चीज़ें इस पे, मैं टिपिंग पॉइंट्स पे मैं अलहदा बात कर चुका हूँ डिफरेंट फोरम्स पे, वो मैं कर सकता हूँ। कहने का मकसद ये है कि हमारे जो है ना ग्लोबल हालात, क्या पाकिस्तान के हालात पे आ जाएं तो माशाल्लाह आपका पर कैपिटा इनकम देख लें कितनी है, 1600 है, मतलब इतनी होगी डॉलर्स पर कैपिटा, जो कि
स्लाइट 0.3% ऑफ द एवरेज है, ग्लोबल एवरेज। वी आर एट 161 के कुछ इस लेवल पे हैं पर कैपिटा पे, मीनिंग कि आप में तो कमरी कोई नहीं, आप में जो है वो फिजिकल स्पेस ही कोई नहीं है, ठीक है जी। दूसरा, आपके एमिशंस है लेकिन इतने नहीं, आपके 600 वो जो है टन्स हैं एमिशंस अभी इस वक्त, तो आपका एमिशंस भी हैं, आपकी पर कैपिटा इनकम भी कम है, आपकी सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल बड़ी वीक है, फ्रेजाइल है। इसका मतलब है कि आपको सॉल्यूशन चाहिए जो कि ना कि सिर्फ डीकार्बनाइज करे बल्कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंश्योर करे। वो आपको ये एक टूल ऑफर करता है, मैं इसको टूल कहता हूँ, कार्बन मार्केट्स एंड कार्बन टैक्स। ये बेसिकली कार्बन को प्राइस करने के लिए, आपने कार्बन को प्राइस किया, ये कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म्स हैं दोनों, कार्बन मार्केट्स भी और कार्बन टैक्स भी। अभी आप सुन रहे होंगे कि कार्बन टैक्स भी आने वाला है, बजट में लेवी आने वाली है, ठीक है जी। अब ये जो आप अगर आप उसको प्राइस कर रहे हैं, आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों डेनमार्क ने SDPI के साथ मिलके वो किया, आप भी थे शायद, तो उसमें डेनमार्क ने कहा जी हमारी तो 40% एमिशंस जो हैं हमारी ऑलरेडी प्राइस्ड हैं, मीनिंग कि उसको वैल्यू है। जब आप किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं ना, तो फिर आप उसको संभाल के रखते हैं, मतलब है कि आप उसको बिल्कुल उसकी जो उसकी आप परखते हैं वो संभाल के करते हैं। कार्बन मार्केट्स का जो मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए है कि इस मैकेनिज्म से 4, 5, 6 चीज़ें, मैं अब लिस्ट गिननी शुरू करूँ ना, पहली चीज़ ये है कि ये अनलॉक करता है क्लाइमेट फाइनेंस को। क्लाइमेट फाइनेंस का बड़ा हमने सुना है कि जितनी क्लाइमेट फाइनेंस 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स ग्लोबली होती है, पाकिस्तान में भी आती है, लेकिन पाकिस्तान फ़ायदा नहीं उठाता। ये हेल्प करती है अनलॉक करना क्लाइमेट फाइनेंस को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये डीकार्बनाइजेशन, मतलब एमिशंस को, आपके 4 मेजर एमिटर्स हैं। अब जो आपने पहले शुरू में कहा, इंट्रो में कहा, एनर्जी आपकी है एमिटर, मेजर एमिटर आपकी एनर्जी है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी है आपकी एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग वाटर एंड लाइफ स्टॉक। तीसरी लाइफ स्टॉक इंक्लूडेड है। तीसरी आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, ये 3 मेजर्स हैं, और चौथी आपकी वेस्ट है। ये 4 को आपने सिर्फ, आपका कोई इतना लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं है, ये 4 को आपने एड्रेस करना, ठीक है जी। अच्छा, ये हेल्प करेगा उसमें। फिर आपको सबसे बड़ी बात है कि ये हेल्प करेगा प्राइवेट सेक्टर को लाने में, प्राइवेट सेक्टर को अंदर लाने में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को जब नज़र आएगा कि एक मार्केट है, उनको तो स्टॉक मार्केट नज़र आती है ना, कार्बन मार्केट है तो वो भी एक स्टॉक मार्केट है, क्योंकि वैल्यू आपने दे दी तो ख़रीदारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इट्स अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। बेसिकली व्हाट इज़ कार्बन मार्केट? इट इज़ अबाउट सेलिंग एंड बाइंग कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है जी। वो किया। सबसे बढ़ के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करते हैं। क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करते हैं? क्योंकि आप जो कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग करते हैं, आप वो कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से क्रिएट होते हैं, जिसमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, ये सारी फील्ड्स हैं। तो ये सारी फील्ड्स को वो केटर करता है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड्स हैं, ठीक है जी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी केटर करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक मल्टी डायमेंशनल, इसके लिए फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल हमारे पास, या जिसको पाकिस्तान अडॉप्ट कर सके पाथवेज के लिए जी। अब इसमें जो तरीकाकार लोगों ने यूज़ किया है, एक तो पहली चीज़ है जी कि ये आप समझ लें कि बग़ैर आप कार्बन अकाउंटिंग किए आपको नहीं पता चलेगा कि इसकी क्या मतलब कितनी इसकी मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब है कि पहली चीज़ है कि आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए, जिस पे काम हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन रजिस्ट्री होनी ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आपका बेस क्या है। मिनिस्ट्री में हो रहा है काम, ये MOCC में हो रहा है, ठीक है जी। मतलब है कि वो GCIC सेंटर है, वो कर रहा है, कार्बन रजिस्ट्री पे काम कर रहा है, पर ये नाकाफ़ी है। देखें, कार्बन रजिस्ट्री, कार्बन अकाउंटिंग, ये सारे जो है ना डिफरेंट टूल्स हैं, क्या करने के लिए? कार्बन क्रेडिट्स को रियलाइज़ करने के लिए। तो इसका मतलब है कि आपको जो पहले हम बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले कि ये कार्बन मार्केट्स जो है ये क्या बला है। कार्बन मार्केट्स जो है, अब कार्बन मार्केट्स एकदम तो नहीं क्रिएट होंगी। कार्बन मार्केट्स को पूरा आपको एक 10 स्टेप एक है
तरीक़ाकार जैसे कार्बन मार्केट क्रिएट होती है, और इट इज़ अ वेरी रिगरस वे। आपने ये नहीं करना कि सर रजिस्ट्री बना ली, आपने एक कानून पास कर दिया, आपने एक और कोई टास्क फोर्स बना दी, उससे नहीं होगा। आपको बाकायदा कार्बन मार्केट को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। उसके लिए 2011 में वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जो था पार्टनरशिप फॉर मार्केट रेडीनेस। ये उन्होंने 129 मिलियन डॉलर्स का शुरू किया था, और इसमें 43 कंट्रीज़ ने इससे इस्तेफ़ादा लिया। उन्होंने उस पैसे से अपनी मार्केट डेवलप की, इस्टेब्लिश की। जब आप समझ लें कि इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट जिस तरह आपने इस्टेब्लिश की, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस्टेब्लिश की, इस तरह ही आपको ETS एमिशन ट्रेडिंग जो है ना वो आपने डेवलप करना सिस्टम। ETS ये एकदम नहीं बनेगा, इसका तरीक़ाकार है, इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए मतलब आपकी पूरी फ्रेमवर्क चाहिए, जो आप फ्रेमवर्क की पहले बात कर रहे थे। सारे वो चीज़ें एनेबलिंग सारी प्रोसेसेस चाहिए, उसके बगैर ये नहीं डेवलप होगा। अच्छा, अब इन्होंने 2011 से 2021 तक 43 कंट्रीज़ ने अपना बना लिए मार्केट सिस्टम, बनाए सिर्फ 2021 से इनका नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू हुआ है वर्ल्ड बैंक का, वो है PMI, पार्टनरशिप फॉर मार्केट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आसान नहीं है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और इसमें बड़े मुल्क इसमें आए हैं। उनको पता है कि EU ने सबसे पहले शुरू किया था ये मतलब मार्केट डेवलप करने का बैक इन जो है 90s और 2000 में। तो वो एक प्रोसेस है जो करना पड़ता है। जब तक आप उसकी पूरी खदोखाल नहीं डालेंगे बीच में, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग शेयर्स। अच्छा, अब आ जाते हैं ये जो जस्टिस का क्वेश्चन रेज हो जाता है, राइट, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि CBAM भी आ रहा है आगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप देखें जी, ये बेसिकली सवाल होता है फेयरनेस, एक्विटी, ये सब चीज़ों का। इस पे मैं वापस उस पर जाता हूँ जो कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड। आप कोई भी सिस्टम करें, मैं इनको दोनों को इकट्ठे देखता हूँ, कार्बन टैक्स और कार्बन मार्केट्स को। अब आगे बात चल रही है कि इस बजट में ये कार्बन टैक्स लगाएंगे, ठीक है। मुझे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि कैपेसिटी नहीं है ना, तो हम अक्रॉस द बोर्ड एक लेवी लगाएंगे और खर्च कहीं और हो जाएगा। और दिस इज द किलर। एक दफ़ा ये पहले भी हो चुका है, जबकि कोर्ट ने लगने नहीं थी दी। अब्दुल्ला यूसुफ साहब जो हैं, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द FBR, मुझे याद है FBR वो 100 अरब रुपए की थी, 100 अरब साइजेबल थी बहुत। और वो बजटरी वो जो फिस्कल डेफिसिट है उससे IMF के फ्रेमवर्क के मुताबिक कम करने के लिए थी, लेकिन कोर्ट ने लगने नहीं थी। अब ये है कि अब इनके पास मौका है। मैं इधर लफ्ज़ यूज़ करता हूँ रिग्रेसिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये STPI वाले आपके कोलीग्स बेहतर समझ सकेंगे कि इसका जो है ना, अगर आपने फ्लैट टैक्स लगाया ना, तो इसका सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा लो इनकम हाउस होल्ड्स पे। वो क्यों आएगा? बड़ा सिंपल इक्वेशन है कि 60% उनका इनकम जो है वो एनर्जी और इस पे जाती है, अपना फूड पे। एक गरीब बंदा जो है जो मर्ज़ी कमाए, अगर वो मिनिमम वेज पे भी है, उसकी 60% ऑफ द इनकम गोज़ टू फूड एंड एनर्जी। आपने अगर स्टेट टैक्स लगा दिया, मैं इधर कहता हूँ इधर डिफरेंशिएटेड टैक्स लगना चाहिए। डिफरेंशिएटेड टैक्स लगा है, बाकी मुल्कों में लगाया है, कोलंबिया में लगाया है, साउथ अफ्रीका में लगाया है, और वो तरीक़ाकार है। उसका तरीक़ाकार ये है कि हायर द पोल्यूटर हायर द टैक्स। जो सबसे ज़्यादा पोल्यूट करे वो सबसे ज़्यादा पे करे, और जो नहीं करता उसकी मदद करें आप। बल्कि उस पैसे से आप कनाडा में देखें, कनाडा में टैक्स लगा है ना, वो टैक्स क्या होता है, वो जाता है, उसको वो कहते हैं रिसाइकल करते हैं, वो जाता है एज अ सपोर्ट टू द लो इनकम हाउस होल्ड्स। उनको एक चेक जाता है कि उनकी हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास तो है सिस्टम सारा मौजूद है। वो जो सिस्टम उसका आपका अल्लाह भला करे, जो वो कौन सा सिस्टम है जी, ये बिस्प का सिस्टम सारा मौजूद है कि जिसमें कि आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए करें,
मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि कार्बन टैक्स का इकोनॉमिक वो होगा, इम्पैक्ट होगा रिग्रेसिव, तो आप इंश्योर करें कि जो उसकी रेवेन्यू आए उस रेवेन्यू को आप एक तो अडेप्टेशन पे लगाएं, जो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ अपना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात से। ही ऑलवेज टॉक्स हाई अबाउट अडेप्टेशन, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपकी नीड अडेप्टेशन की है, आप तैयार नहीं होते किसी भी, और ये जो है अभी मज़ीद ख़राब होगा। मेरी अपनी प्रेडिक्शंस हैं कि अभी मज़ीद आप पे ये भारी पड़ेगा, लेस रेन्स, हाई टेम्परेचर्स, ये आगे बढ़ेगा तो मज़ीद आएगा। तो इसका मतलब है कि आपको उन पैसों को रिसाइकिल करना है, जो रेवेन्यू आपने उससे बनाया है, कार्बन से बनाया है, उसको रिसाइकिल करें अपनी नीड्स के मुताबिक। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए लगाएं, लेकिन आपको कम से कम एक रजीम ऐसी बनानी पड़ेगी। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि ये एकदम आप नहीं डालें, ये ग्रेजुअली इसको इम्पोज करें। मतलब आप जिस तरह इन्होंने कोलंबिया ने किया था, $5 से शुरू किया पर टन से, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते हैं। जो लोग नहीं बाज आते हैवी एमिशंस में, उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इंक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वेल डिज़ाइंड जो है ना, जो सिस्टम जो है, दैट इज़ द सोल्यूशन, नॉट अ हॉप स्कॉच कि जी आपने कर दिया तो ये कार्बन मार्केट बना दी, कार्बन टैक्स रिजीम बना दी, वो बल्कि ये करना पड़ेगा, ये इसका उल्टा आप पे असर होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। आपसे दोबारा भी हम ज़रूर, क्योंकि बहुत सी समझने वाली चीज़ें हैं और एक क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि ज़रूरी होता है, आपको अच्छी तरह समझ आती हैं चीज़ें। तो बॉटम लाइन ये हुई कि सिर्फ ये टैक्स पॉलिसी से काम नहीं चलना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दैट इज़ द बज़वर्ड, दैट इज़ द की। और ये जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी आपको करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू योर नीड, एंड इट्स अ लॉन्ग हॉल कि स्लोली आप इसको ग्रेजुअली करेंगे, ताकि इसके लिए एपेटाइट तो लफ्ज़ नहीं है, बट वेरिएबिलिटी हो कि सोसाइटी इसको बर्दाश्त कर सके। बट इट इज़ देयर एंड इट्स अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। इसको आपने फेस करना है। अगर प्रॉपरली कर लेंगे थ्रू पॉलिसी मैकेनिज्म और इम्प्लीमेंटेशन के, तो कम नुकसान होगा। अदरवाइज फेस तो इसको आपको करना पड़ना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।